आज का टॉपिक है जुडिशरी। हाँ, और जुडिशरी प्रीलिम प्लस मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आज जो है जुडिशरी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हम चीज़ें देखेंगे कि हमारे यहाँ जुडिशरी अपॉइंटमेंट होता कैसे है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का क्या व्यू थे, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस हैं, जो अभी प्रोविज़न है जो कोलिजियम के थ्रू जैसा अपॉइंटमेंट होता है तो उसके मेरिट क्या हैं, उसके डिमेरिट्स क्या हैं, उसके बारे में लॉ कमीशन ने क्या बोला है, और जो अभी भी अपॉइंटमेंट में चैलेंजेस हैं उनको कैसे डील किया जा सकता है वे फॉरवर्ड, और कोलिजियम का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, इतनी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। मेरा नाम शिवम है और बाकी डिटेल्स आप साथ में देख सकते हैं। ठीक है, टॉपिक है जुडिशरी अपॉइंटमेंट। जुडिशरी अपॉइंटमेंट में इंडिपेंडेंस होना चाहिए, मतलब स्वायत्ता रहनी चाहिए। स्वायत्ता इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जुडिशरी का काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैसे है कि वो रूल ऑफ लॉ को मेंटेन रखता है। रूल ऑफ लॉ के साथ साथ में कॉन्स्टिट्यूशन का जो उसका वास्तविक स्वरूप है वो बना रहे, और जो लोगों के मौलिक अधिकार हैं उनका प्रोटेक्शन हो सके, इसलिए जुडिशरी इम्पॉर्टेंट होता है। और जुडिशरी इम्पॉर्टेंट है तो उसमें जो अपॉइंटमेंट हो रहा है वो भी इम्पार्शियल तरीके से होना चाहिए, इसलिए जुडिशरी का अपॉइंटमेंट बहुत ज़रूरी है इंडिपेंडेंट तरीके से होने के लिए। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविज़न दिए गए हैं, जैसे आर्टिकल 124 क्लॉज 2 ये बोलता है कि राष्ट्रपति जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करेगा। फिर 124 क्लॉज 2A बोलता है उनके त्यागपत्र के बारे में, क्लॉज 4 बोलता है उनका रिमूवल के बारे में, क्लॉज 6 बोलता है उनकी शपथ के बारे में। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो अभी अपॉइंटमेंट हो रहा है कोलिजियम सिस्टम, वो कोलिजियम सिस्टम डेवलप कैसे हुआ है। कोलिजियम सिस्टम में डेवलप कैसे हुआ है उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं केशवानंद भारतीवाद में। केशवानंद भारतीवाद में क्या हुआ था कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आया। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के बाद में क्या हुआ कि इसमें जो मत आया था वो बहुत पास की मेजॉरिटी से आया था, मतलब 7:6 की मेजॉरिटी से आया था। तो उसमें जो जस्टिस A.N. बेग थे उन्होंने इसके विरोध में या विपक्ष में अपना मत दिया था। तो इसके बाद में क्या हुआ, A.N. रॉय को चीफ जस्टिस बना दिया गया, जबकि उनके ऊपर सीनियर और जज थे, उनको अवहेलना करते हुए उनकी पदक्रम को और A.N. राय को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया। तो इसकी वजह से विवाद स्टार्ट हुआ। तो फिर शमशेर सिंह वाद आया 1974 में। सॉरी, इसके पहले ही एक था शमशेर सिंह वाद। देखते हैं ये कोलिजियम सिस्टम डेवलप कैसे हुआ। कोलिजियम सिस्टम डेवलप होने के लिए हम ज़रा बैकग्राउंड देखते हैं, वो था केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद में क्या हुआ, 7:6 के रेशियो से, मतलब 7 जो जज थे वो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के पक्ष में मत दिए थे और 6 जो है इसके विरोध में दिए थे। तो जो जस्टिस A.N. रॉय थे वो इन विरोध करने वाले जज में से एक थे। तो A.N. रॉय ने A.N. को अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया, जबकि इनके ऊपर अन्य जो जस्टिस थे जज थे वो सीनियर थे, उनको छोड़ दिया गया। सीनियर जजों को छोड़ के A.N. रॉय को जब बनाया गया तो विवाद उत्पन्न हुआ कि ये तो इंडिपेंडेंस के ऊपर खतरा है जुडिशरी में। तो इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट और जजमेंट्स हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे 1974 का शमशेर सिंह वाद है। शमशेर सिंह वाद में बोला गया था कि जो भी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट होगा वहाँ पे जो भी जज अपॉइंटमेंट होंगे उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो अप्रूवल होगा अनिवार्य होगा, उनसे कंसल्ट करना ज़रूरी होगा, और यदि वो अनुमति देंगे तभी उनका अपॉइंटमेंट हो पाएगा। फिर फर्स्ट जज केस आता है। फर्स्ट जज केस, जिसको SP गुप्ता केस बोलते हैं, उसमें ये बोला गया है कि जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सलाह देगा उसको प्रेसिडेंट मना कर देगा, और मना भी कर सकता है। इस तरीके से क्या देखा गया है कि यहाँ से एग्जीक्यूटिव की पावर जो है, मतलब कार्यपालिका की पावर बढ़ाई गई पहले जज केस में। फिर दूसरा जज केस आता है, सेकेंड जज केस, जिसको सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस भी बोलते हैं। एक्चुअली कोलिजियम सिस्टम जो है ये सेकंड जज केस में ही डेवलप हुआ। इसमें ये बोला गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद सजेस्ट नहीं करेगा, बल्कि 2 सीनियर मोस्ट जज जो होंगे सुप्रीम कोर्ट में उनसे सलाह करेगा, उसके बाद में ही वो रिकमेंड करेगा। और एग्जीक्यूटिव इस पर अपना यदि विरोध है तो विरोध प्रदर्शित कर सकते हैं, मतलब कार्यपालिका अपना विरोध प्रदर्शित कर सकती है, और उसके बाद में कोलिजियम उस विरोध वाले मत को कंसीडर भी कर सकती है, पुनः उस पर विचार कर सकती है
और पुनः विचार करके हो सकता है कि उन नामों को मना कर दे कि अब इनको अपॉइंटमेंट नहीं, किसी और को कर दो, या फिर कोलिजियम उन्हीं नामों को दोबारा भी रिकमेंड कर सकती है। और ये दोबारा रिकमेंड किया गया है तो ये बाध्यकारी हो जाता है प्रेसिडेंट के ऊपर कि उन्हीं जज को अपॉइंट किया जाए। तो ये है। और फिर थर्ड जज केस में कुछ नहीं है, बस जहाँ पे 2 सीनियर मोस्ट जजों से एडवाइस की बात की गई, तो इसके जगह पे अभी 4 सीनियर मोस्ट जज की अपॉइंटमेंट की बात की जा रही है। तो इस तरीके से देख लिया कि पहले इसका बैकग्राउंड बनता है केशवानंद भारती केस में, उसके बाद में हमारा सेकंड जज केस में कोलिजियम सिस्टम आ जाता है, और कोलिजियम सिस्टम को और बढ़ाते हुए थर्ड जज केस 1998 में आ जाता है। तो इस तरीके से कोलिजियम सिस्टम को हम डिफाइन करें तो क्या होगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो भी जज होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 वरिष्ठ जजों की एक समिति है जो अपॉइंटमेंट संबंधी लिखित सुझाव देती है, बहुमत आधारित इसमें निर्णय होता है। और हाँ, इसमें एक अपवाद ये है कि ज़रूरी नहीं कि जो सीनियर जज है उसको ही अपॉइंट हो, उसके अलावा कुछ अन्य जजों को, कुछ ऐसे वकीलों को भी जज के रूप में अपॉइंटमेंट किया जा सकता है जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे होते हैं। तो एक ये अपॉइंटमेंट है। तो ये हो गया कोलिजियम सिस्टम का इंट्रोडक्शन। इसी इंट्रोडक्शन में हम सेकंड जज केस को भी लिख सकते हैं मेंस के आंसर में। अब इस सिस्टम का मेरिट क्या है? इसमें सिस्टम का मेरिट ये है कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन को देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 50 जो है, अनुच्छेद 50, वो ये बोलता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग रहेंगी। तो ये एक तरीके से अलग अलग करता है कोलिजियम सिस्टम, कार्यपालिका की शक्ति को सीमित करता है, न्यायपालिका की स्वायत्तता को बना कर रखता है, और न्यायपालिका कार्यपालिका में विभेद करता है। तो इसलिए ये अनुच्छेद 50 के अनुरूप है। दूसरा, जो भी कोलिजियम सिस्टम अपना सजेशन देता है, जो भी बात रखता है प्रेसिडेंट के सामने, वो लिखित वे में होता है। तो इससे क्या बढ़ती है? पारदर्शिता बढ़ती है, जो भी सजेशन गए लिखित वे में गए। तो एक ये भी चीज़ है। दूसरा, ये जो डिसीजन होता है वो डेमोक्रेटिक होता है, लोकतांत्रिक होता है, क्योंकि 4+1 होते हैं कोलिजियम सिस्टम में, और उसमें कोई भी निर्णय में ये कोई 2 जज इसके विरोध में होता है तो उस नाम को रिकमेंड नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो भी निर्णय है लगभग सर्वसम्मति से होता है, सर्वसम्मति से नहीं भी है तो ये 2 ने विरोध किया तो वो नाम नहीं जाएगा। तो एक तरीके से ये बोला गया कि जो भी कोलिजियम सिस्टम है हमारे यहाँ वो डेमोक्रेटिक है। उसके बाद में यदि कोई वकील बहुत अच्छा है, उसको बहुत अच्छा कानून का ज्ञान है, तो उसको भी जज के रूप में अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। इससे क्या होता है, जो एक अंकल जज सिंड्रोम है वो कम होता है। ये अंकल जज सिंड्रोम जो है, इसको हम टर्म यूज कर सकते हैं, ये लॉ कमीशन के द्वारा दिया गया, लॉ कमीशन ने इस टर्म को यूज किया था, इसलिए हम यूज कर सकते हैं। कोई नेगेटिव इमेज नहीं बनाएगा एग्जाम कॉपी में लिखेंगे तो। लेकिन इसके कुछ डिमेरिट्स हैं। डिमेरिट्स ये हैं कि लिखित सुझाव जरूर प्रेसिडेंट को दे दिया जाता है इसमें, लेकिन वो लिखित सुझाव किन आधार पे दिया गया, किसको किस बेसिस पे चुना जा रहा है या किस बेसिस पे किसको रिकमेंड किया जा रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा होता है। तो इस तरीके से ये अपारदर्शी और गैर जवाबदेही प्रक्रिया होती है। गैर जवाबदेही इस तरीके से भी होती है कि यदि एग्जीक्यूटिव ने एक बार नाम को वापस भेज दिया और कोलिजियम दोबारा भी उन नाम को रिकमेंड कर सकता है और वो बाध्यकारी हो जाता है। तो एक तरीके से ये भी अस्पष्ट है, गैर पारदर्शी, गैर जवाबदेहिता जैसे चीज़ें हैं इसके अंदर। दूसरा यह है कि सर्वसम्मति का अभाव रहता है, कि सर्वसम्मति का अभाव भी यही है कि यदि 4:1 के रेशियो में यदि एक ने विरोध कर दिया, बाकी 4 ने सपोर्ट कर दिया, तो डिसीजन हो जाते हैं। तो इस तरीके से भी देखा जाए कि जो भी अपॉइंटमेंट हो रहा है उसमें किसी तरीके का कोई विवाद ना, सर्वसम्मति से ज़्यादा अच्छा। बट यहाँ पे कई बार होता है कि सर्वसम्मति नहीं रहती। बाकी एकेडमिया में भी इसके खिलाफ बहुत सारे मुद्दे चलते रहते हैं। और उसके बाद में जो है न्यायपालिका का राजनीतिकरण हो जाता है, अभी भी हो रहा है। जैसे कि रिटायरमेंट के बाद में हमारे बहुत सारे सीनियर जजेस को कई बार MP बना दिया गया है या फिर किसी विशेष कमेटी का अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो इस तरीके के चीज़ों को लेके प्रश्न उठते रहे हैं, निष्पक्षता को लेकर। उसके बाद में एक अंकल जज सिंड्रोम की बात की जाती है, जो भाई भतीजावाद को दिखाता है कि जो भी अपॉइंटमेंट होते हैं उसमें बहुत सारे जज ऐसे होते हैं जो किसी न किसी विशेष परिवार से संबंधित होते हैं। तो एक तरीके का ये भी प्रश्न चिन्ह उठाता है कोलिजियम सिस्टम के ऊपर। यदि हम टू द पॉइंट बात करें, जो कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा रिलेटेड है, तो हम ये बात कर सकते हैं कि ये जो है कोलिजियम सिस्टम आर्टिकल 74 का उल्लंघन करते हुए दिखता है। आर्टिकल 74 का उल्लंघन करते हुए इसलिए दिखता है क्योंकि आर्टिकल 74 के तहत बोला गया है कि प्रेसिडेंट जो काम करेगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रेसिडेंट को काम करना पड़ रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अर्थात कोलिजियम के आधार पर।
अब एक तरीके का द्वंद्व हो गया ना, उसको करना था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो कोलिजियम कमेटी है उसने जो रिकमेंड किया वही करना पड़ रहा है, तो आर्टिकल 74 का ये उल्लंघन हो रहा है। दूसरा ये है कि संविधान सभा, जो ये संविधान सभा की बात थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, उसमें भी इस मत का विरोध किया गया था कि जज ही जज को अपॉइंट करे, और कोलिजन सिस्टम के तहत तो यही हो रहा है ना कि जज ही जज को अपॉइंट कर रहा है। और एक बेसिक जो नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, नेचुरल लॉ का कॉन्सेप्ट है, उसके तहत उसके खिलाफ भी जाता हुआ दिखता है कि एक जज ही दूसरे जज को अपॉइंटमेंट कर रहा है। यही एक बहुत बड़ा रीज़न भी हो सकता है जिसकी वजह से अंकल जज सिंड्रोम है, मतलब भाई भतीजावाद है सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद में फिर ये देख सकते हैं लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध। लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध क्या है कि क्या रिकमेंड किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है, ये किसी को कुछ पता नहीं चलता है। इस तरीके से ये अपारदर्शी है, चेक एंड बैलेंस की कमी है। और जो हम अभी बोल रहे थे अंकल जज सिंड्रोम है, भाई भतीजावाद है, वो लॉ कमीशन की 230th रिपोर्ट है, उसमें ये ऐसा बोला गया। उसके साथ में एक क्वेश्चन ये भी चलता है कि मेरिट वर्सेस सीनियरिटी। क्या होता है कि कोलिजियन सिस्टम में मोस्टली उन लोगों को प्रेफरेंस दी जाती है जो सीनियर होते हैं, लेकिन सीनियर होने के साथ साथ में ज़रूरी नहीं कि उनमें सबसे ज़्यादा मेरिट हो। तो वो क्वेश्चन हो सकता है कि कई बार जो ज़्यादा मेरिटोरियस हैं, जो ज़्यादा सक्षम और ज़्यादा अच्छे निर्णय कर सकते हैं, वो सीनियर नहीं है और उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाता है, बल्कि सीनियर जजों को अपॉइंटमेंट कर जाता है। तो एक ये भी विवाद चलता रहता है। तो ये 4-5 मुद्दे हैं जो कोलिजियन सिस्टम से रिलेटेड हैं। तो अभी हम कर क्या सकते हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि राइट टू नो ला सकते हैं। राइट टू नो के तहत ये पता चल जाएगा कि किसी जज को ये रिकमेंड किया जा रहा है तो किस बेसिस पे किया जा रहा है, क्या आधार हैं, क्या सिद्धांत अपनाए गए हैं जिसके आधार पे हमने जजों को नियुक्त किया जा रहा है। तो एक ये बहुत अच्छा स्टेप हो सकता है सही दिशा में। दूसरा, कोलिजियम के संबंध में कुछ कानून लाए जा सकते हैं, कुछ दिशा निर्देश बनाए जा सकते हैं, कुछ सिद्धांत अपनाए जा सकते हैं जो कि पब्लिक डोमेन में भी लेके आओ और पारदर्शिता मेंटेन करो। तो ये 1-2 स्टेप हैं जो हम अपना सकते हैं। या फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस में हम कंपेयर कर सकते हैं यूएस के मॉडल को या फिर ऑस्ट्रेलिया में जज के अपॉइंटमेंट के मॉडल को। तो इस पॉइंट को हम अपने कंक्लूजन में एज अ वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं। तो एक तरीके से ये कोलिजन पे क्वेश्चन आता है तो ये 150 वर्ड या फिर 250 वर्ड्स के लिए सफिशिएंट है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल यूपीएससी वर्ड्स पे मिल जाएगा। और अभी हमारी नेक्स्ट सीरीज़ इसी के साथ में पैरेलली शुरू होगी, वह है प्रीलिम्स के पीवाई क्यूज़ को लेकर। जैसे कि आपको पता है मैंने 2 बार यूपीएससी का मेंस लिखा हुआ है, तो एक ठीक ठाक सा आइडिया है मुझे कि प्रीलिम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे डील करना चाहिए और पीवाई क्यूज़ का कितना महत्व है, और पीवाई क्यूज़ को भी सॉल्व करने के लिए किस टाइप की ट्रिक्स यूज़ करनी है, क्या उनसे फीडबैक लेना है, क्या उसका एनालिसिस करना है, वो सारी चीज़ें हम उन वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो आप इन सब चीज़ों के लिए हमारे वीडियो को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का।